हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट सेकंड रिसर्च एप्टीट्यूड आपका चल रहा है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नए टॉपिक कुछ मैं लेकर के आया हूँ आपका। और स्टार्ट करते हैं आपका टाइप ऑफ डेटा में प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। क्वेश्चन इनको लेकर के आपसे बहुत पूछे जाते हैं। प्राथमिक, प्रदत्त और सेकेंडरी कौन से डेटा होते हैं, इनकी क्या क्वालिटी होती है और किस टाइप से कलेक्ट किए जाते हैं। तो आप यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी को लेकर के। इसमें कुछ यूनिट्स आपकी कवर हो जाएंगी। यहाँ पे आप देखोगे कि जब हम डेटा की बात करते हैं तो प्राइमरी डेटा वो होते हैं जिन्हें जाकर के अनुसंधानकर्ता फील्ड से इकट्ठा करता है, यानी कि अनुसंधानकर्ता के द्वारा स्वयं फील्ड से जाकर के जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं वो प्राइमरी डेटा में इंक्लूड होते हैं, मोर रिलायबल होते हैं, मोर ऑथेंटिक होते हैं, तो प्राइमरी डेटा कहलाते हैं। जब प्राइमरी डेटा को अगर कोई दूसरा व्यक्ति यूज कर रहा है तो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैसे कि मैंने कल आपको पिछली क्लास में बताया था कि ऐतिहासिक अनुसंधान में ज़्यादातर तृतीयक आंकड़ों का इस्तेमाल होता है, तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी में इस तरीके से हम डेटा की ऑथेंटिसिटी को लेकर के कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी डेटा और टर्जरी डेटा को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता था। यहाँ पे आपका हिस्टोरिकल रिसर्च का क्वेश्चन आता है। ऐतिहासिक अनुसंधान में अक्सर विषय के विशेषज्ञों के विचार इंक्लूड किए जाते हैं जिन्हें हम सर्जरी डेटा बोलते हैं। इसी तरीके से आपका सर्जरी उत्पाद आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। ये आपका किसका विषय है? एनवायरनमेंट का। प्राइमरी प्रोडक्ट वो होता है जो सीधा हम एग्रीकल्चर लैंड से प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि शुगर केन का प्रोडक्शन। सेकेंडरी में गुड़ आ जाएगा और टर्जरी में आपका चीनी आ जाएगा। ऐसे ही आपके रिलेशंस की हम वो बनाते हैं। रिलेशन में आप देखोगे सोशियोलॉजी में प्राइमरी रिलेशन, सेकेंडरी रिलेशन और टर्जरी 8, 33 और 151 ये दिए गए हैं मर्डॉक के द्वारा। तो इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी की पूरी आपको टेबल बना लेनी है और पेपर 1 में आपकी सभी यूनिट्स जो हैं लगभग इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी के नाम से क्लासिफाइड कर सकते हो। एनवायरनमेंट में एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ठीक है, और यहाँ पे आपका पेन आता है, पैरा ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट आपका क्या है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। और इसको लेकर के कई बार एनवायरनमेंट की सीरीज से आपका क्वेश्चन उठाया है। चलते हैं रिसर्च में। रिसर्च प्राथमिक, प्रदत्त, वर्तमान अनुसंधान परियोजना के विशिष्ट उद्देश्य से एकत्रित किए जाते हैं, जबकि गौण प्रदत्त कुछ अन्य अनुसंधान के उद्देश्य से एकत्रित किए जाते हैं। प्राथमिक प्रदत्त शोधकर्ता द्वारा नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं और यह सर्वेक्षण, टिप्पणी और प्रयोगों पर आधारित होते हैं। ये काफी खर्चीले और इन्हें प्राप्त करना कठिन होता है। यहाँ ऑथेंटिसिटी आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेरिजन एंड अदर फैक्टर। तो बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा आपके इस तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं आपको। क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा ये ऑलरेडी आपकी क्लास में डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है बेटा, क्वालिटेटिव डेटा में आपके गुणात्मक की बात हम करते हैं, गुणों के आधार पर डेटा की बात करते हैं, और क्वांटिटेटिव में जो मात्रात्मक आंकड़े हैं उनको शामिल किया जाता है। इसके बाद है आपका मेथड। मेथड में मैंने आपको ऑलरेडी कुछ चीजें आप नोट कर लेना बेटा। एक है आपका, जब हम टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन की बात करते हैं, टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन आएगा। ऑब्जर्वेशन ये मैंने आपको डिटेल में समझाया है पिछली वीडियो में। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल मेथड के द्वारा हम डेटा कलेक्ट करते हैं और इसमें आपका स्ट्रक्चर्ड सर्वे दिया है। स्ट्रक्चर्ड सर्वे में इसमें क्या है, पहले से कुछ हमारे कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं जिनको द्वारा सर्वे में हम बाउंड होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर्ड सर्वे होगा। और किसमें हम अनबाउंडेड होते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड सर्वे आपका होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें सर्वे मेथड को आप कर लेना बेटा। सर्वे मेथड इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्टैक्ट मेथड इसमें आपकी प्रश्नावली विधि, जिस तरीके से हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें प्रश्नावली का हम इस्तेमाल करते हैं। प्रश्नावली कहाँ पर यूज की जाती है? जहाँ पे हमारा डेटा जो है लार्ज एरिया को, लार्ज नंबर को कवर करता है, तो वहाँ हम प्रश्नावली को यूज करते हैं। प्रश्नावली को लेकर के 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। जब हम प्रश्नावली की बात करते हैं तो प्रश्नावली प्रश्नों का एक प्रपत्र होती है जिसमें कि प्रश्नों की एक सीरीज है पूरी। और प्रश्नावली कहाँ पे यूज होती है? जब हमारा लार्ज डेटा होता है। ये डाक द्वारा उत्तरदाता के पास भेज दी जाती है। उत्तरदाता हमारा शिक्षित होना चाहिए और इसके डेटा प्राथमिक डेटा कहलाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके डिमेरिट क्या है प्रश्नावली मेथड की?
इसके डेटा प्राइमरी तो कहलाते हैं, बट इसकी ऑथेंटिसिटी कम होती है। कभी कभी हमारा उत्तरदाता अशिक्षित होता है तो वो डेटा नहीं फिलअप कर पाता। और इसके साथ साथ 2-3 टॉपिक और लिखोगे आप। सहगामी पत्र, सहगामी पत्र जो आपका क्वेश्चनियर के साथ हम भेजते हैं डाक द्वारा उत्तरदाता के पास, उसमें आप एक लेटर भेजोगे जिसमें कि रिक्वेस्ट की जाती है टू फिल अप द डेटा। और जो हमारा उत्तरदाता है उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उत्तरदाता अपना जो आंसर उसमें फिलअप करके उसे डाक द्वारा वापस भेजे, तो ये सहगामी पत्र होगा। बट कभी किसी कारण से ये प्रश्नावली समय पर नहीं लौटाई जाती है तो कुछ समय बाद एक प्रश्नावली के साथ साथ दूसरा लेटर भेजा जाता है जिसे हम फॉलो अप लेटर भेजते हैं, अनुगामी पत्र भेजते हैं। फॉलो अप लेटर इसे हम कहते हैं, अनुगामी पत्र कहते हैं। तो इस तरीके से डेटा हम कलेक्ट करते हैं प्रश्नावली के माध्यम से। तो ये माध्यम मैंने आपको ऑलरेडी पहले करा दी है, जिसमें कि आपका प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार और अवलोकन, ये आपके 4 टॉपिक मैंने आपको अच्छे तरीके से कराए हैं। अवलोकन के माध्यम से भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं। ये आपके अच्छे तरीके से हो चुके हैं बेटा। आगे चलते हैं। सैंपल की बात आती है बेटा। अब यहाँ पे सैंपल को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब आपको अच्छे तरीके से आपको देखना है। जब हम कोई शोध करते हैं, शोध कर रहे हैं, तो हमारा एक क्षेत्र होगा और क्षेत्र से डेटा जो कलेक्ट करेंगे, डेटा संकलन किस तरीके से कर सकते हैं हम? 2 तरीके से कर सकते हैं। एक आपका सेंसस मेथड है और एक आपका सैंपलिंग मेथड है। सेंसस मेथड में आप देखोगे उस क्षेत्र की ईच एंड एवरी यूनिट विल बी सिलेक्टेड, तो ये आपका सेंसस मेथड होगा। बट ये पॉसिबल नहीं है रिसर्च के माध्यम से कि सभी यूनिट को सम्मिलित किया जाए। तो कुछ इकाइयों का चयन जो समस्त का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्या कहलाता है? सैंपल कहलाता है। और सैंपल क्यों हम करते हैं? कम समय में कम इकाइयों के द्वारा हम एक लार्ज एरिया का स्टडी कर सकते हैं और सैंपलिंग का प्रोसीजर जितना एक्यूरेट होगा उतनी रिसर्च की फाइंडिंग हमारी एक्यूरेसी में आएंगी। तो यहाँ मेथड ऑफ सैंपलिंग की जब हमने बात की है तो यहाँ पे हम सैंपल का जिक्र इससे आगे करते हैं। 2 प्रकार का आपका सैंपल होता है। यहाँ पे जो सैंपलिंग है ये 2 प्रकार में यहाँ पे बांटा गया है बेटा। आगे देखोगे आप, इसमें दिया है हमने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में समस्त के चुने जाने की संभावना है, सबके चुने जाने की संभावना है, तो ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहलाएगा। और समस्त के चुने जाने की संभावना नहीं है तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहलाएगा। इसमें आपका कोटा आ जाता है बेटा, स्नोबॉल आ जाता है और परपजीव सैंपलिंग आ जाता है, उद्देश्यपूर्ण आ जाता है। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये कई बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सिंपल रैंडम सैंपलिंग आपका आ जाएगा, लॉटरी मेथड आ जाएगा, टिपेट मेथड आ जाएगा, ग्रिड प्रणाली आ जाएगा। ये आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। सैंपलिंग क्यों की जाती है? सैंपलिंग में आप देखोगे एक एनलार्ज एरिया की स्टडी हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं जो संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करती है, और संपूर्ण में से कुछ इकाइयों का चयन करने के बाद हम उसकी अच्छे तरीके से डीपली स्टडी करने के बाद उस पूरे क्षेत्र पर एक यूनिवर्सल थ्योरी बिल्डिंग हम कर सकते हैं कम समय में। मितव्ययी होती है और कम श्रम में कम लेबर के द्वारा हमारा एक्ट जो है वो रिसर्च का पूरा हो जाता है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग दिया है जिसमें समस्त इकाई के चुने जाने की संभावना समान होती है। यहाँ पे दिया है जनसंख्या की किसी इकाई को न्यायादर्श में सम्मिलित करने के लिए उसका चयन संयोग पर निर्भर करे, इस चयन विधि को संभाव्यता सैंपलिंग कहते हैं। संभाव्यता न्यायादर्श के प्रकार सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग, ये 3 आपके यहाँ पे दिए हुए हैं बेटा। इसके बाद है सिंपल रैंडम सैंपलिंग में इस प्रक्रिया में जनसंख्या की इकाई क्रमिक कर ली जाती हैं। इस प्रकार के प्रत्येक इकाई के एक क्रमांक होता है। इकाइयों को इस प्रकार लिखना, रूपरेखा तैयार करना कहलाता है, जो कि इस प्रक्रिया में कठिन है।
प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना होती है। किसमें? सिंपल रैंडम सैंपलिंग में एक इकाई का चुना जाना किसी दूसरी इकाई के चुने जाने की संभावना को प्रभावित नहीं करता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग में। इसके बाद है स्ट्रेटिफाइड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। ये आपका स्ट्रेटिफाइड वर्गीकृत संभाव्य न्यायाधीश का प्रयोग करते हैं, इस बात का ध्यान रख कर किया जाता है। स्ट्रेटिफाइड में जब हम डिफरेंट स्टेटा में बात करके उसमें से हम हर स्टेटा से चुनते हैं तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग आपका हो जाता है। इसके बाद है क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग, अगर न्यायाधीश का क्षेत्रफल बहुत अधिक है तो इसको प्रशासनिक निगरानी और व्यय की दृष्टि से अधिक अनुपयोगी होगा, तो समूह न्यायाधीश बहुत ही सहायक होता है। ये आपका क्लस्टर सैंपलिंग जो है ये इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइम पे जनसंख्या को परस्पर अन्य समूहों में विभाजित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए अब आप देखोगे बेटा, यहाँ पे आप समझ लेना, ये आपका एरिया ऑफ स्टडी है और इसमें से हमें कितने चाहिए बेटा? 100 कैंडिडेट हमें सेलेक्ट करने हैं इस एरिया से। तो हम इसमें से डिफरेंट स्पॉट अपने आइडेंटिफाई कर लेंगे और यहाँ से हम 10-10 लोगों का सिलेक्शन कर लेंगे। इस तरीके से हमारे पास में 100 रेस्पोंडेंट आ जाएंगे। तो ये क्या है? इस टाइप का जो सैंपलिंग है वो हमारा क्लस्टर सैंपलिंग कहलाएगा। यहाँ जनसंख्या को परस्पर अन्य समूहों में विभाजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण भारत में 10वीं कक्षा के छात्रों का सर्वेक्षण करना चाहते हैं। सबसे पहले कुछ राज्यों का चयन करेंगे, फिर उन राज्यों में जिलों का और फिर ब्लॉक का और गांव के स्तर पर जाकर के चयन करेंगे। लेकिन जिन विद्यालयों का चयन करेंगे हो सकता है कि वह पूरी कक्षा ही न्यायाधीश के लिए ध्यान में रखेंगे। तो ये क्लस्टर सैंपलिंग आपका इंपॉर्टेंट है बेटा। इसे हम जनसंख्या के क्षेत्रफल के आधार पर उसे अलग अलग भागों में बांट करके जो सिलेक्टेड एरिया है वहां से हम इसे चुनते हैं। इसके बाद नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, शॉर्ट में बता रहा हूँ बेटा। इसमें क्या है? कन्वीनियंस सैंपलिंग है, जहां से हमें सुविधाएं हमने वहां से रेस्पोंडेंट ले लिए हैं, तो ये कन्वीनियंस सैंपलिंग हो जाएगा। ये भी आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, यानी कि समस्त इकाइयों के चुने जाने की संभावना इसमें नहीं होती है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहलाता है आपका, ठीक है। इसके बाद है पर्पजीव सैंपलिंग। हमने अपने उद्देश्य के अकॉर्डिंग जो सैंपल को लिया है वो पर्पजीव सैंपलिंग है। कोटा सैंपलिंग, इस विधि में शोधकर्ता कई वर्गों से एक निश्चित संख्या के प्रतिवादियों से जानकारी प्राप्त करता है। इसमें भी सुविधा का ध्यान रखा जाता है ताकि प्रतिदर्श का चयन किया जा सके। ये आपका कोटा सैंपलिंग है। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वो स्नोबॉल सैंपलिंग है। इससे पहले एक्सीडेंटल सैंपलिंग आप देख लेना। जैसे आप देखोगे कि आपको कुछ रेस्पोंडेंट चाहिए, आप पार्क में गए और वहां से आपने रेस्पोंडेंट का सिलेक्शन कर लिया है, तो दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन ऑफ रेस्पोंडेंट नोन एज एक्सीडेंटल सैंपलिंग, ठीक है। यहाँ पे दिया है किसी मॉल या पार्क में घूमते हुए बाहर जो लोग हैं 100 व्यक्ति मिले, उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्नोबॉल सैंपलिंग आज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें प्रारंभिक जानकारी कुछ व्यक्तियों से प्राप्त की जाती है। यदि व्यक्ति प्रदत्त के लिए कुछ और व्यक्तियों का नाम सुझाएंगे, इससे जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये प्रक्रिया चलती रहती है तब तक कि वांछित न्यायाधीश ना मिल जाए। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ पे बेटा इस तरीके से आपका ये एक व्यक्ति है, इससे 2 उनके रेस्पोंडेंट के नंबर ले लिए गए। सपोज दैट आप गाड़ी खरीदने गए हैं, गाड़ी के शोरूम पे गए हैं, तो आपसे वहां पे पूछा जाता है कि आप अपने नियर बाई 2 लोगों के नंबर दे दीजिए जिनके पास ये गाड़ी है, इस कंपनी की गाड़ी है। फिर ये 2 नंबर देंगे, फिर इनसे 2 नंबर लेंगे। तो इस प्रकार से ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि हमारे रेस्पोंडेंट का नंबर पूरा ना हो जाए। और ये सैंपलिंग आपका स्नोबॉल सैंपलिंग आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत आता है। काफी क्वेश्चन आपके इसमें प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं। डिटरमाइनिंग द सैंपल डिजाइन, किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है? ऑब्जर्वेशनल, पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे दिए गए हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू दिया गया है, मेल क्वेश्चनर दिया गया है, शेड्यूल दिया गया है। ये आपके टूल्स हैं डेटा कलेक्शन के लिए। डेटा एनालिसिस के क्या क्या हम स्टेटिस्टिकल पैकेज यूज करते हैं, उन चीजों को दिया गया है। अब आपका आता है बेटा हाइपोथेसिस। एक टॉपिक आप लिखोगे यहाँ पे हाइपोथेसिस, उपकल्पना। उपकल्पना क्या होती है? ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है आपका जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है। जब हम 2 चरों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं तो यह कथन हमारा क्या कहलाता है? उपकल्पना कहलाता है। शिक्षा और जागरूकता के बीच हमने क्या एक स्टेटमेंट बनाया है जो शोधार्थी को गाइड करेगा। और उपकल्पना पर आपके काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
उपकल्पना एक कथन है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है। जांच कब होगी? जब आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं और इनका विश्लेषण किया जाता है, तब इसकी हम जांच करते हैं। तो बेटा ये कितने प्रकार की है आपकी? इसके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन भी हो सकता है, नेगेटिव कोरिलेशन भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। नल हाइपोथेसिस को लेकर के आपके काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। शून्य परिकल्पना, जीरो उपकल्पना, इसको लेकर के काफी क्वेश्चन आते हैं। तो परिकल्पना जो है, यहाँ पे एरर से क्वेश्चन आपके बहुत पूछे गए हैं और एरर को आपको डीपली करना है। जब मैं आपको क्वेश्चन की सीरीज कराऊंगा तो ये सभी एरर मैं आपको कराने वाला हूँ। तो उपकल्पना को जब हम परीक्षण करते हैं डेटा आने के बाद, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, और उपकल्पना पूरा टॉपिक आपको करना है अच्छे तरीके से। हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव स्टेटमेंट जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है। हाइपोथेसिस हमारी नल हाइपोथेसिस पे काफी क्वेश्चन है और ह्यूमैनिटीज के ऑल सब्जेक्ट में नल हाइपोथेसिस पे एनटीए काफी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आगे क्या क्या टॉपिक इसमें दिए गए हैं। आपका जो थीसिस का एंड का प्रोसेस होता है, जिसमें कि आपके रेफरेंसिंग होती है, एपीए और एमएलए को लेकर के कई क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और आपका दूसरी संस्था जो एमएलए है, इससे किस प्रकार के रेफरेंसिंग स्टाइल की बात की गई है, तो इनको लेकर के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो रेफरेंसिंग स्टाइल में लेखक का नाम, लेख का शीर्षक, जर्नल शीर्षक, प्रकाशन का वर्ष, प्रकाशक, प्रकाशक का स्थान और पृष्ठ संख्या, ये आपके कंपोनेंट हैं। और इन कंपोनेंट का अरेंजमेंट के आधार पर हम इनकी शैली को निर्धारित करते हैं। एमएलए में आप देखोगे ऑथर, पेज नंबर, लेखक पृष्ठ प्रारूप का अनुसरण करते हुए एपीए लेखक तिथि, ऑथर डेट स्वरूप का अनुसरण करते हुए एपीए स्टाइल में उद्धृत पाठ के बाद लेखक का अंतिम नाम और प्रकाशन का वर्ष पुराने कोष्टक में दिया जाता है। अब यहाँ पे आप पहले रेफरेंस देखोगे, ये आपका जो स्टाइल है ये एमएलए स्टाइल है बेटा। स्मिथ जॉन, डिकंस्ट्रक्टिंग कोलोनाइजिंग द डिस्कोर्स ऑफ द एम्पायर 1837 टू 1898। ठीक है, इस तरीके से जो आपका रेफरेंसिंग स्टाइल है ये आपका एमएलए स्टाइल कहलाता है। अब आप देखोगे यूनिवर्सिटी या कॉलेज या आपके कंट्री या यूनिवर्सिटी के अपने फॉर्मेट होते हैं, और आप देखोगे साइंस का जो रेफरेंसिंग स्टाइल है और आर्ट का जो रेफरेंसिंग स्टाइल है वो आपके अलग अलग स्टाइल्स को फॉलो करते हैं। तो एमएलए स्टाइल आपका इस तरीके का है। इसको लेकर के आजकल काफी क्वेश्चन एनटीए के द्वारा पूछे जाते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड में काफी क्वेश्चन आपके इस तरीके से पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो स्टाइल है आपका एपीए स्टाइल है। लेखक का नाम, प्रकाशक वर्ष, जो सोशल साइंस की थीसिस हैं उनमें ज्यादातर इस चीज को फॉलो किया जाता है। ये फिर आपका टाइटल दे दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे लेखक का नाम दिया है, कोष्टक में प्रकाशन का वर्ष दिया है, शीर्षक दिया है, प्रकाशन का स्थान, और प्रकाशक विश्वविद्यालय या प्रेस को संक्षिप्त रूप में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी हैंगिंग इंसिडेंट दिया। यहाँ पे याद रखें कि एक लेखक द्वारा एक ही वर्ष में प्रकाशित कार्यों को ए और बी वर्ष के रूप में लिखा जाता है। ये बाद की बात है बेटा, पहले इसे समझना है आपको। एपीए स्टाइल सोशल साइंस में हमारे ये ही फॉलो की जाती है। स्मिथ जॉन, फिर यहाँ पे आपका पब्लिकेशन वर्ष दे दिया है ब्रैकेट में, फिर आपका क्या दिया है, प्रकाश, यहाँ पे लेखक का नाम कोष्टक में दे दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद शीर्षक आपका दिया है, ये ईयर ऑफ द पब्लिकेशन कोष्टक में शीर्षक है, फिर प्रकाशन का स्थान दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद प्रकाशक विश्वविद्यालय ये दिया गया है। तो ये एपीए स्टाइल है आपकी। इस स्टाइल को आप अच्छे तरीके से देखेंगे और ये आपका सोशल साइंस में हमारे यहाँ पे यूज होता है, रिकमेंड किया जाता है। तो अलग अलग फॉर्मेटिंग है हमारी। एमएलए और एपीए पे काफी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। रेफरेंसिंग स्टाइल है, यहाँ से कुछ पॉइंट जरूर नोट करने बेटा आपको। अभी जैसा आपको दिया गया है ये यहाँ पे ए और बी का जिक्र किया गया है। एक तो आप बिब्लियोग्राफी नोट करोगे, बिब्लियोग्राफी पे काफी क्वेश्चन आपके बनते हैं। बिब्लियोग्राफी फ्यूचर जो रिसर्चर हैं उनको गाइड करने का कार्य करती है, और बिब्लियोग्राफी उस रिसर्च टॉपिक की ऑथेंटिसिटी को भी निर्धारित करती है। कितनी ऑथेंटिक रिसर्च है इसको भी ये निर्धारित करती है। इसके बाद रेफरेंस आएंगे। रेफरेंस
जो होते हैं रेफरेंस का जिक्र हम जब करेंगे जब किसी बुक से हमने उस थीसिस में कोट किया है। देखना बेटा दोनों में अंतर है। बिब्लियोग्राफी में हम उस रेफरेंस को भी कोट कर देते हैं जो उस टॉपिक से रिलेटेड है, बट उस थीसिस में हमने उसे कंसीडर नहीं किया है। बिब्लियोग्राफी में उसको भी कोट किया जा सकता है, ठीक है, बट बिब्लियोग्राफी में पेज नंबर नहीं डलते हैं, अल्फाबेट A to Z सिस्टमेटिक तरीके से होती है। और रेफरेंस हमारा जो कोट होता है वो जब हम उससे कोई टेक्स्ट बुक से लिया है तो रेफरेंस में कोट होगा और इसमें पेज नंबर जरूर डलेंगे बेटा। इसके बाद फुटनोट आते हैं। फुटनोट जो पेज के बॉटम में हमने डाले हैं वो फुटनोट कहलाते हैं। एंड नोट जो होते हैं वो चैप्टर के एंड में आते हैं, वो एंड नोट कहलाते हैं। तो इस तरीके से शब्दावली का यूज किया जाता है। जो हमारे रेफरेंस है रिसर्च में इस तरीके से इनको कोट किया जाता है। इसकी दो स्टाइल MLA और APA स्टाइल आपको मैंने बताई दी है। इसके बाद आपके इथिकल इश्यू रिलेटिंग टू द पार्टिसिपेंट्स। एक आपका रिसर्च इथिक्स का पॉइंट आता है रिसर्च में लेकर के क्या करना चाहिए रिसर्चर को। रिसर्चर को जो अपने रेस्पोंडेंट हैं उनकी गोपनीय जानकारी का यूज सिर्फ थीसिस के लिए करना चाहिए। उनकी जानकारी का जो यूज है वो मिसयूज नहीं होना चाहिए। ये रिसर्च इथिक्स कहता है कि जो अपने रेस्पोंडेंट हैं उनकी जानकारी गोपनीय रखनी चाहिए और हम उनसे कमिटमेंट भी करते हैं। तो देखोगे यहाँ पे दिया है इथिकल इशू रिलेटिंग टू द पार्टिसन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम शोधकर्ता जो है वो जो सूचनाएं इकट्ठा की गई हैं वो सिर्फ रिसर्च के पर्पज से की जानी चाहिए, उसका कहीं भी मिसयूज नहीं होना चाहिए। प्रतिभागियों का सहमति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आप देखोगे कि यहाँ पे सहमति प्राप्त होने के बाद ही प्रतिभागी से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। और इसमें कुछ इशू आपके और आते हैं बेटा। यहाँ पे आप देखोगे प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स, आप देखोगे प्रोत्साहन राशि प्रदान करना। अधिकांश लोग प्रोत्साहन राशि के कारण शोध अध्ययन में भाग नहीं लेते हैं बल्कि वे अध्ययन के महत्व से प्रेरित होते हैं। संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना, तो कुछ लोग जानकारी को संवेदनशील और गोपनीय के रूप में मानते हैं। उनकी आय, उम्र, वैवाहिक स्थिति आदि के बारे में पूछना निजी जीवन में हस्तक्षेप के रूप में माना जा सकता है, हालांकि यह जानकारी अनैतिक नहीं हो सकती है। यहाँ रिसर्च इथिक्स में ये एक उम्मीद की जाती है कि जो एक शोध करता है उसे अपना अध्ययन क्षेत्र में किस प्रकार का आचरण करना चाहिए वो रिसर्च इथिक्स में आता है आपका, ठीक है। आप देखोगे आप अपने शेड्यूल या क्वेश्चनर में इस प्रकार के क्वेश्चन को सम्मिलित नहीं करेंगे जो हमारे अनुसंधान, जो हमारे उत्तरदाता की निजी जीवन से जुड़े हुए हैं और सेंसिटिव इशू हैं। लगभग जैसे आप देखोगे कि एक क्वेश्चन हम इनकम का जोड़ते हैं तो इनकम का क्वेश्चन आते ही रेस्पोंडेंट सोचता है कि कहीं इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई इशू ना हो, या कुछ महिलाएं जो हैं वो सेंसिटिव हो जाती हैं जब उनसे एज का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारे रिसर्च इथिक्स हैं कि क्या करना चाहिए, इसको रिसर्चर को कौन से क्वेश्चन इंक्लूड करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। ये रिसर्च इथिक्स का पार्ट है आपका और रिसर्च इथिक्स के क्वेश्चन कभी कभी आपके आ जाते हैं, ठीक है बेटा। प्रोत्साहन राशि, संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना, यहाँ पे आप देखोगे कोई भी ऐसी जानकारी बाहर नहीं आनी चाहिए जो जिससे कि हमारे रेस्पोंडेंट की सिक्योरिटी को खतरा हो। इसके बाद शोध गंगा, शोध गंगोत्री दिए हैं। ये दोनों इनफिनिट के पॉइंट्स हैं आपके। डिजिटल रिपोजिटरी हैं। अब शोधकर्ता को अपना शोध कंपोजिट डिस्क CD में स्टोर कर इन पर अपलोड करना होता है। इससे भावी वर्तमान शोधकर्ताओं को शोध के स्रोत मिल सकते हैं। शोध चोरी, प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म पे काफी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं और इसका एक अलग से वीडियो में आपको प्लेगरिज्म का बताऊंगा। प्लेगरिज्म के सॉफ्टवेयर और प्लेगरिज्म का जो क्राइटेरिया है उसके बारे में नेक्स्ट कमिंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट कमिंग वीडियो में आपके इन टॉपिक्स का भी डिस्कशन किया जाएगा। जो आपके रिसर्च पेपर हैं, शोध पत्र हैं, रिसर्च आर्टिकल हैं, सेमिनार हैं, वर्कशॉप हैं, सिंपोजियम हैं, इनका जिक्र आपका पूरा डिटेल में जिक्र आपका नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी उसमें ये नेक्स्ट टॉपिक आपके होंगे, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।